लॉज ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई बिजनेसमैन है, उसका मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। अब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए इनपुट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। भाई इनपुट को इंक्रीज़ होगे तो आउटपुट भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। क्लियर। तो जो लॉज ऑफ प्रोडक्शन है, इट डिस्क्राइब द वेज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने यहाँ पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकता है। उसके लिए जो दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए गए हैं, एक लॉन्ग रन में काम करता है और दूसरा एक शॉर्ट रन में वर्क करता है। तो प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, यानी कि आउटपुट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, बाय इंक्रीजिंग द इनपुट। द आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द इनपुट, यानी कि फैक्टर्स, जो फैक्टर्स होते हैं उनको जब आप इंक्रीज करोगे तो जो आउटपुट होगा, जो प्रोडक्शन होगा, वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं, यानी कि जो इनपुट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, और वहीं पे दूसरा होता है फिक्स्ड फैक्टर, जैसे कि लैंड, प्लांट, इक्विपमेंट। तो अगर हम शॉर्ट रन में बात करें तो शॉर्ट रन में अगर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, यानी कि सपोज कि आपने एक मिठाई की दुकान खोल रखी है और अचानक से आपके पास डिमांड आता है कि अगले हफ्ते आपको जो है 10,000 लड्डू जो है पीसेस बनाने हैं। तो अब आप ये शॉर्ट रन में आपके पास डिमांड आ गई, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर्स यानी कि रॉ मटेरियल, लेबर, इन्हीं को तो इंक्रीज करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। क्लियर। तो शॉर्ट रन में आउटपुट को अगर इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो कैसे इंक्रीज करोगे, बाय वेरिएबल फैक्टर, बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। द आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इन शॉर्ट रन। तो इसको एनालाइज करने के लिए, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को एनालाइज करने के लिए, प्रोडक्शन बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए कि वेरिएबल फैक्टर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या इफेक्ट होगा उसका, उस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दिया गया। क्लियर। तो शॉर्ट रन में आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए आपको वेरिएबल फैक्टर्स को ही इंक्रीज करना पड़ेगा। अब वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन में क्या जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, कब वो इंक्रीज करेंगे, कब डिक्रीज कर जाएंगे, इन सबको एनालाइज करने के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आया। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में वर्क करता है। वहीं पे जो लॉन्ग रन की बात करें तो देखिए, लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो फिक्स्ड फैक्टर हैं उनको भी आप वेरी कर सकते हो। जो वेरिएबल फैक्टर हैं वो तो वेरी करेंगे ही, लेकिन जो फिक्स्ड फैक्टर है यानी लैंड, प्लांट, इक्विपमेंट, इनको भी आप वेरी कर सकते हो। आप सपोज करके आपको पता है कि एक साल बाद आपको जो है 1,00,000 यूनिट बनाना है, तो आप एक साल में नया जमीन खरीद सकते हो, नया मशीनरी परचेज कर सकते हो। तो लॉन्ग रन में आप जो है वेरिएबल, जो फिक्स्ड फैक्टर हैं उनको भी वेरी कर सकते हो, उनको भी इंक्रीज कर सकते हो। तो लॉन्ग रन में अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, आउटपुट इंक्रीज करना है, तो आपको कोई भी फैक्टर इंक्रीज कर सकते हो। तो आउटपुट कैन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑल फैक्टर। सो टू एनालाइज द प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन या फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरिंग ऑल फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इज स्टडीड। क्लियर। तो अगर शॉर्ट रन में अगर आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो वहाँ पर जो है वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करके जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो, और वहाँ पर प्रोडक्शन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होता है। वहीं पे लॉन्ग रन में अगर आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो आप सभी फैक्टर्स को, यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है, जो फिक्स्ड फैक्टर है, सभी फैक्टर को इंक्रीज़ करके जो है आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो, और वहाँ पर जो हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉ को डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो दो इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। लॉज ऑफ प्रोडक्शन में दो इंपॉर्टेंट कौन से हो गए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन के लिए, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन के लिए। तो रिटर्न टू स्केल में स्केल का मतलब होता है साइज, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो रही है या फिर जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो किस स्केल पे बनाया जा रहा है, लार्ज स्केल पे यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में, स्मॉल स्केल पे कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है। तो रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या हुआ कि यानी कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करती है, अपने यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं उनको इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है, अपना साइज बड़ा करती है, तो उसके बदले उनको क्या रिटर्न हो रहा है, दैट इज रिटर्न टू स्केल। व्हाट रिटर्न और आउटपुट इज यील्ड व्हेन देयर इज चेंज इन ऑल फैक्टर इन सेम प्रोपोर्शन, यानी कि जब आप जो ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्ग रन में जो फैक्टर्स होते हैं उनको सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करती है, तो उससे कितना आउटपुट में इंक्रीमेंट होता है या फिर आउटपुट में क्या चेंजेस होते हैं, वही चीज़ रिटर्न टू स्केल कहलाता है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू लॉन्ग रन रिटर्न्स एज द स्केल और साइज ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। तो जैसे ही इन प्रोडक्शन का जो साइज है वो इंक्रीज करते हैं तो उससे जो लॉन्ग रन में रिटर्न होता है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या होता है उसके साथ, वो इंक्रीज होता है कि कांस्टेंट रहता है कि डिक्रीज होता है, वही चीज़ रिटर्न टू स्केल कहलाता है। और यही चीज़ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है। दिस लॉ स्टेट्स दैट
When there are a proportionate change in the amount of inputs, the output also changes। यानी कि जब आप जो है सेम प्रोपोर्शन में इनपुट्स को चेंज करते हो तो उसकी वजह से आउटपुट में भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं। क्लियर? या तो इंक्रीज करेगा, या तो डिक्रीज करेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इनपुट में जो प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ उसकी वजह से जो आउटपुट में चेंज होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। व्हाट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि हम इसको IRS भी कहते हैं। तो व्हेन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय मोर देन द प्रोपोर्शन, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी कि अगर सपोज कि आप लेबर और कैपिटल है और लेबर और कैपिटल में 100% का इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि 100% से चेंज करते हैं, तो इसकी वजह से जो आउटपुट होगा उसमें जो है 100 से ज़्यादा चेंज होगा, यानी कि 150%, 125% का चेंज होगा। यानी कि जितना चेंज आपने इनपुट में किया है उससे ज़्यादा चेंज आउटपुट में होगा, तो वो चीज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाती है। आपने थोड़ा सा चेंज किया, आउटपुट में ज़्यादा चेंज हुआ, तो दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर? तो एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे ये शेड्यूल देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्केल ऑफ इनपुट लेबर एंड कैपिटल इन यूनिट्स यहाँ पे दिया गया है, टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन इन क्विंटल्स दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या था कि 2+1 यानी कि 2 लेबर और 1 कैपिटल था, तो जब वहाँ पे क्या हुआ कि 20 टोटल प्रोडक्शन होता था, 20 यूनिट, तो मार्जिनल भी क्या होगा, 20 यूनिट ही होगा। क्लियर? अब वहीं पे आपने क्या किया कि 100% का इंक्रीमेंट किया, यानी कि 2 से 4 लेबर कर दिए और 1 से 2 कैपिटल कर दिया, 2 यूनिट कैपिटल कर दिया। क्लियर? तो आपने क्या किया, 100% का इंक्रीज किया। अब इसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 20 से 50 हो गया, यानी कि 150% का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ कि जो इनपुट में आपने इंक्रीज किया जिस भी प्रोपोर्शन है उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में चेंज हुआ आउटपुट। इसी तरीके से अगला देखिए 4+2 यानी कि 4 कैपिटल, 4 लेबर और 2 कैपिटल से आपने फिर से इंक्रीमेंट किया, 6+3 कर दिया, यानी कि 6 लेबर और 3 कैपिटल कर दिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, 50% का इंक्रीमेंट किया। 4+2 से 6+3 ये 50% का इंक्रीमेंट हुआ, 4 से 6 50%, 2 से 3 50% इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखें आउटपुट में टोटल प्रोडक्शन तो 50 यूनिट था 4+2 के केस में, अब जो है 6+3 के केस में 90 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना परसेंट का चेंज हुआ, 80% का। तो इनपुट में आपने 50% का चेंज किया तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन में 80% का चेंज हुआ। तो यही चीज़ क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी कि इनपुट में जो आप चेंज करते हो उससे ज़्यादा का चेंज आउटपुट में होता है, वो भी पॉजिटिव चेंज होता है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों होता है, देखिए होता क्या है कि जब आप जो है अपना बिजनेस बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, आप नई बिल्डिंग, नई मशीनरी परचेज करते हो, लेबर की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, कैपिटल बढ़ा रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि अब जो है आप लेबर को कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन क्या काम करेगा, स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है, लोग जो है अच्छे से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं। क्लियर? बल्क परचेजिंग, जब आपका बिजनेस बड़ा होगा तो आप बल्क में परचेज करोगे, तो बल्क में परचेज करोगे तो कॉस्ट कम पड़ेगा पर यूनिट, तो इससे इकोनॉमी ऑफ स्केल आती है। क्लियर? इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मशीनरी हैं जिसको आपको परचेज करना ही है, चाहे आप 1 यूनिट बनाओ चाहे आप 10 यूनिट बनाओ, आपको जो है 10 लाख की मशीन परचेज करनी हो। तो अब जब आप 10 लाख की मशीन से 10,000 यूनिट बना सकते हो एक दिन में, तो आप वहाँ पर सिर्फ 10 ही यूनिट बना रहे हो, तो आपका यहाँ पर लॉस होगा। तो लेकिन जब आप इंक्रीज़ करते हो, इनपुट को इंक्रीज़ करते हो, फैक्टर्स को इंक्रीज़ करते हो, तो उससे जो है मशीनरी को फुल यूटिलाइजेशन कर पाओगे। तो जब फुल यूटिलाइजेशन होगा तो रिटर्न भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि जब आप जो है जो फैक्टर्स हैं उनको जो है सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हो तो इससे आउटपुट जो है और ज़्यादा इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ द फैक्टर्स। क्लियर? अब अगला चाहता है दैट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या हो गया, नाम से क्लियर है कि कांस्टेंट, यानी कि जितना जिस प्रोपोर्शन में इनपुट में चेंज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में आउटपुट में भी चेंज हो रहा है। व्हेन ए प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय द सेम प्रोपोर्शन। तो आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए शेड्यूल, तो यहाँ पे क्या है कि पहले 1+1 था, जो लेबर और कैपिटल का रेशियो था 1+1 था, 1 यूनिट लेबर 1 यूनिट कैपिटल, तो जो टोटल प्रोडक्शन था वो 10 का था, मार्जिनल भी यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब जो है आपने 1+1 था उसको 2+2 कर दिया, यानी कि 100% का इंक्रीज किया। तो आपने जो है इनपुट में 100% का इंक्रीमेंट किया, एक लेबर से 2 का लेबर कर दिया और एक कैपिटल से 2 कैपिटल यूनिट कर दिया। तो अब जो टोटल प्रोडक्शन है देखिए वो क्या हो गया, 10 से 20 हो गया। तो यहाँ
यहाँ पर जो इनपुट है वो 100% का इंक्रीज हुआ और वहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी 100% से इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से 2+2 पे 20 प्रोडक्शन था, अब जो है आपने 2+2 से 3+3 कर दिया, यानी कि 3 लेबर कर दिया, 3 कैपिटल कर दिया, यानी कि आपने 2+2 से 3+3 कर दिया, यानी कि 50% का इंक्रीमेंट किया। तो 50% का इंक्रीमेंट करने से टोटल प्रोडक्शन में क्या हुआ, 20 से 30 यूनिट हो गया। तो 20 से 30 यूनिट यानी कि वहाँ पे भी 50% का जो है इंक्रीमेंट हो गया। तो दैट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जितना परसेंटेज का चेंज इनपुट में हो रहा है उतना ही परसेंटेज का चेंज क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कांस्टेंट है यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको इकोनॉमी का फायदा भी मिल रहा है और साथ ही साथ डिस इकोनॉमीज का भी कहीं ना कहीं जो है नुकसान हो रहा है डिस इकोनॉमी की वजह से भी। क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि व्हेन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय लेस देन द प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे सेम जो सबसे पहले था कि जितना प्रोपोर्शन में इंक्रीज किया उससे ज़्यादा चेंज हो रहा था आउटपुट में, यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा कि जितना परसेंटेज आपने इंक्रीज किया इनपुट को उससे कम परसेंटेज चेंज हो रहा है आउटपुट में, तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी कि अब जो है आपको बढ़ाने का कोई फायदा, यानी कि फैक्टर में इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितने परसेंटेज आप बढ़ा रहे हो उससे कम ही परसेंटेज में आपको वहाँ पर जो है रिटर्न आ रहा है। साइज को इंक्रीज करने से, प्रोडक्शन साइज को इंक्रीज करने से कम रिटर्न आ रहा है, यानी तो अब आपको जो है यहाँ पे इंक्रीज नहीं करना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे शेड्यूल आप देख रहे हैं, तो 14+7 था, यानी कि 14 लेबर यूनिट था और 7 कैपिटल यूनिट था। तो वहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन था 290 यूनिट का था। लेकिन जब आपने इंक्रीज किया तो आपने यहाँ पे क्या किया, 14.28% से इंक्रीज किया। तो 14 लेबर को 16 लेबर कर दिया, 7 कैपिटल को 8 कैपिटल कर दिया, यानी कि 14.28 के नियरली आपने जो है इंक्रीमेंट किया है इनपुट में। तो जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है वो 290 से 320 हुआ, यानी कि सिर्फ 30 का ही इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि यहाँ पे कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 10.34। तो आपने इनपुट में 14.28 का इंक्रीमेंट किया और वहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो सिर्फ 10.34% का इंक्रीज हुआ वहाँ पे, यानी कि जो इनपुट में प्रोपोर्शनेट चेंज है उससे कम प्रोपोर्शनेट चेंज जो हो रहा है वो आउटपुट में हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको जो है नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से अगला देखेंगे, 16 लेबर से 18 लेबर कर दिया, 8 कैपिटल से 9 कैपिटल कर दिया और वहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो 320 से 340 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे चेंजेस को देखें तो क्या हुआ कि 16 से 18 के यानी कि 12.5% का इंक्रीमेंट हुआ, 8 से 9 कैपिटल क्या 12.5% जो है इंक्रीमेंट हुआ। देखिए जो 320 से 340 हुआ, यानी कि सिर्फ 20 का चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज कितना हुआ, 6.25% का चेंज हुआ। यानी कि यहाँ पे भी क्या है कि अगेन इनपुट में जो चेंज है उससे कम चेंज आउटपुट में हुआ है। इसी तरीके से 18 से 20 कर दिया लेबर और 9 से 10 कर दिया कैपिटल, यानी कि 11.11% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। और वहीं पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो 340 से 350 हुआ, यानी कि सिर्फ 2.94% का इंक्रीमेंट हुआ है टोटल प्रोडक्शन में। तो यानी कि यहाँ पर जो इनपुट में चेंज हो रहा है उससे कम चेंज आउटपुट में हो रहा है। तो इस टाइप के केस को क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। और नॉर्मली जो है इस फेज को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा प्रेफर नहीं किया जाता है। भाई हम इसी एक्सपेक्टेशन से करते हैं कि जितना परसेंट हम इनपुट में इंक्रीज कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा चेंजेस हमारे आउटपुट में आए तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हमने 10 रुपये लगाया, हमें 20 रुपये का आउटपुट मिल रहा है तो वो बेनिफिशियल होगा। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है सभी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे जो डिक्रीजिंग रिटर्न आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हो, वेरिएबल्स को इंक्रीज़ करते हो, फैक्टर्स को, तो उससे क्या होता है कि डिफ़िकल्टी आती है अब कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में। यानी कि अभी 10 लोगों को आप आसानी से मैनेज कर लेते थे, ठीक है, लेकिन आपने उसको जो है इंक्रीज़ किया, 20 लोगों को हायर कर लिया, 30 लोगों को हायर कर लिया, अब उनको जो है आप आसानी से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की वहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ रही है, डिसइकोनॉमीज़ आ रहा है, यानी कि जो आपका पर यूनिट कॉस्ट है वो जो है अब इंक्रीज हो जा रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो रिटर्न टू स्केल है वो डिक्रीज होने लगता है। क्लियर। यानी कि जितने परसेंट से आप इनपुट को इंक्रीज कर रहे हो अब उससे कम परसेंटेज में आपको आउटपुट आ रहा है। तो दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल यही कहता है कि जिस भी परसेंटेज से आप इनपुट में चेंज कर रहे हो अगर उस परसेंटेज से ज़्यादा चेंज आउटपुट में हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हुआ। जिस भी परसेंटेज से जो है आप इनपुट में चेंज कर रहे हो उस परसेंटेज से कम चेंज हुआ आउटपुट में तो डिक्रीजिंग, और जिस भी परसेंटेज से आपने इनपुट को चेंज किया है सेम परसेंटेज में आउटपुट में चेंज हुआ तो दैट इज कॉन्स्टेंट। सपोज कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जहाँ पर सभी इनपुट को आपने 50% से इंक्रीज कर दिया, तो अगर 50% का इंक्रीमेंट होने से इनपुट में आउटपुट में भी 50% का ही इंक्रीमेंट हुआ तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, CRS यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर जो है 50% का इनपुट में इंक्रीमेंट हुआ और 50% से कम का आउटपुट में चेंज हुआ तो वो चीज़ DRS यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और वहीं पे 50% का इंक्रीमेंट किया इनपुट में और 50% से ज़्यादा का चेंज हुआ आउटपुट में तो दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल।
होप कि आपको क्लियर हुआ कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या कहता है। यानी कि आप जो स्केल है, जो प्रोडक्शन स्केल है, प्रोडक्शन साइज़ है, जब उसको आप इंक्रीज़ करते हो, यानी कि जो फैक्टर्स हैं उनको इंक्रीज़ करते हो, तो उसकी वजह से कितना चेंज हो रहा है आउटपुट में, उसी को हम रिटर्न टू स्केल कहते हैं लॉन्ग रन में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।